ICHR के चेयरमैन का नाम है वाई सुदर्शन राव। वारंगल स्थित काकातीय यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर श्री राव के ब्लॉग पर लिखे गए बायोडेटा में जितने विषय हैं उन सब का जिक्र करना संभव नहीं है। बस मुझे दो ही बेहद दिलचस्प लगे क्योंकि दोनों अगल बगल लिखे गए हैं। पहला है इंडियन कल्चर और दूसरा है भारतीय संस्कृति। आपने ठीक सुना और मैंने ठीक पढ़ा। इसके अलावा वे बौद्ध, अध्यात्म, वैदिक साहित्य और सनातन धर्म जैसे अनेकानेक विषयों में महारत हासिल रखते हैं। विवाद का संदर्भ है 2007 यानी यूपीए काल में लिखा उनका एक लेख भारतीय जाति व्यवस्था पर। लिखिए उनके लेख का हिंदी अनुवाद किया है तो कुछ चूक की आशंका हो सकती है। तो वे लिखते हैं कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही थी और हमें इसके खिलाफ किसी पक्ष से कोई शिकायत भी नहीं मिलती है। इसे कुछ खास सत्ताधारी तबके ने अपने आर्थिक और सामाजिक हैसियत को बनाए रखने के लिए दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया। इसके बारे में हमेशा गलत समझा गया यह कोई शोषण पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। प्राचीन काल के किस कालखंड में यह व्यवस्था बहुत बेहतर काम कर रही थी और उस काल में शिकायत करने की क्या व्यवस्था थी जहां तब के लोगों ने जाति व्यवस्था के बारे में शिकायत दर्ज नहीं कराई। जिस रूलिंग क्लास ने इसे दमनकारी व्यवस्था के रूप में पेश किया वो किस कालखंड का है ये सब हम पूछेंगे। वैसे तो मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले भी कास्ट सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, मगर राव साहब कहते हैं कि अंग्रेजीदा भारतीय हमारे समाज के जिन रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं उन बुराइयों की जड़ें उत्तर भारत के 700 काल के मुस्लिम शासन में मौजूद थीं। तो क्या दक्षिण में जाति व्यवस्था नहीं थी? इस काल के दौरान मध्यकालीन, वो आगे लिख रहे हैं कि पंडितों ने शास्त्रों में कड़ी शर्तें लगा दी जिनकी आलोचना करते हुए मौजूदा बुद्धिजीवियों ने ऐतिहासिक कारण नहीं देखे। भारतीय जाति व्यवस्था सभ्यता के विकास क्रम में लोगों के जटिल जीवन की कुछ बुनियादी जरूरतों के जवाब में उभर कर सामने आई। धर्मशास्त्रों के अनुसार समय के साथ जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में समाहित हो गई। किस धर्मशास्त्र में कहा गया है कि इसका जिक्र नहीं है और यह नहीं बताया कि कब जाति वर्ण बन गई? वैसे इतिहासकार राव बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था में पूरी मानवता को देखते हुए इंसान के काम को श्रेणियों में बांटा गया। मानवता को देखते हुए फिर वे वर्ण और जाति में फर्क करते हुए कहते हैं कि जाति व्यवस्था समुदाय की बात करती है और वर्ण व्यवस्था व्यक्ति विशेष की। वर्ण मोक्ष की तरफ ले जाता है जबकि जाति किसी सभ्य समाज के भौतिक एवं मानव संसाधनों के प्रबंधन के लिए है। आप किसी जाति में पैदा होकर किसी दूसरे वर्ण को हासिल कर सकते हैं। जाति व्यवस्था पीढ़ियों तक परिवार की संस्कृति को बनाए रखती है। धर्मशास्त्र के अनुसार ये सब वो लिख रहे हैं अपने ब्लॉग में, आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी पे बहस है कि सभी व्यक्ति जन्म से शूद्र होते हैं और वे संस्कारों के जरिए वर्ण हासिल करते हैं। आधुनिक और पश्चिम विद्वानों ने वर्ण और जाति को नहीं समझा। कोई जाति के बिना अपना काम ढूंढ सकता है लेकिन पेशा बदलने से जाति नहीं बदलती। कहीं आप जाति और वर्ण में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 5000 से ज्यादा जातियां हैं मगर वर्ण सिर्फ 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा बताए जाते हैं। पश्चिम के 2 बड़े विश्वविद्यालयों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे संविधान निर्माता और हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि यह दुखद है कि आज भी जाति का बचाव करने वाले कहते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम के विभाजन का नाम है। वे कहते हैं कि श्रम का विभाजन हर सभ्य समाज का लक्षण है, इसलिए जाति व्यवस्था गलत नहीं है। पहली बात तो यह है कि जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम विभाजन मात्र नहीं है, यह मजदूरों का भी आपस में विभाजन है। सभ्य समाज को बेशक श्रम का विभाजन चाहिए लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम का विभाजन कभी ना बदलने वाले खांचे में नहीं हुआ है। श्रम का विभाजन किसी प्राकृतिक जरूरत पर आधारित नहीं था। हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अपना कैरियर चुनते हैं। जाति व्यवस्था में इस सिस्टम का उल्लंघन हुआ है। इस व्यवस्था में माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होता है कि कोई क्या काम करेगा। डॉक्टर अंबेडकर मार्क्सवादी नहीं थे और ये भाषण 1936 का है। सुदर्शन राव साहब कहते हैं कि चुनावी राजनीति और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के असर के कारण धर्मशास्त्रों को ठीक से नहीं समझा गया। क्या जाति और भोजन को लेकर भेदभाव या छुआछूत की जो हमारी समझ है वो दरअसल इसलिए गलत है कि हम धर्मशास्त्रों को ठीक से नहीं समझे। फिर जिस समाज को हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं उसके बारे में क्या समझे। जाति को परिवार संस्था से जोड़ते हुए इतिहासकार राव लिखते हैं कि शादियां चाहे समलैंगिक हों या हेट्रोसेक्सुअल यानी विपरीत लिंग की, भारतीय शादी सिर्फ 2 व्यक्तियों की पसंद नापसंद का मामला नहीं है, शादी 2 परिवारों के बीच होती है। क्या राव साहब ने यह कहा कि समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल शादियां भारतीय संस्कृति का हिस्सा थी? तो यह बात दिलचस्प और महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक और आपराधिक बनाने से मुक्त करने का विरोध करती है। हमारी बहस सिर्फ जाति व्यवस्था पर उनके विचार और ऐतिहासिक साक्ष्यों और मौजूदा राजनीति की समझ को लेकर होगी, यहीं तक सीमित रहेगी। प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं चंद्रमान प्रसाद, आप मेंटर हैं फिक्की की तरह दलितों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिक्की के।
राकेश सिन्हा जी हैं, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, संघ के सदस्य भी आप हैं, और विश्व मोहन झा हैं इतिहास विभाग के, और वाई सुदर्शन राव साहब हैं चेयरमैन ICHR के। पहला सवाल आपसे ही सुदर्शन साहब कि आपने क्यों कहा कि जाति व्यवस्था को ठीक से नहीं समझा गया और एक अगर मैंने ठीक समझा तो एक अच्छी व्यवस्था है थी? पहले हमारा NDTV पैनलिस्ट के लिए और जो प्रेक्षक के लिए मेरा धन्यवाद और अभिवाद जी। मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा हिंदी में बोल सकता हूँ और थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ, चलेगा। मगर ये क्वेश्चन आप जो उठाए हैं आप वो उसमें आप जो हिंदी ट्रांसलेशन भी दिए और पढ़े हैं वो मैं ज़्यादा तरफ से वो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बात मैं बाद में वो उसके लिए मैं कर सकता हूँ। और ये चीज़ जो है, ये क्वेश्चन अब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों बोले तो ये कभी मैं कोई कई सालों के पीछे एक आर्टिकल ऐसा लिखा मैं, बिकॉज some people have asked me to explain and that was that paper. ठीक है, ठीक है। And I think why that question is being asked now is because I have become the chairman of the ICHR. इसीलिए पूछा गया। So if such is the case, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। इसीलिए अगर आप पूछें, मैं कम से कम इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ICHR के चेयरमैन बने हैं। मुझे बोलने दीजिए जी, आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। अगर आप ये इसके बारे में पूछ रहे हैं बोले तो ये चेयरमैन ICHR को और कैस्ट सिस्टम पेपर को क्या ताल्लुक है? और मैं जो भी इश्यूज रेज करा अगर मेरे पेपर में ये कोई एकेडमिक्स अब उसके लिए डिबेट लगाए तो वो डिबेट कर सकते हैं, किसी एकेडमिया में बैठ सकते हैं। वी कुड हैव ए सेमिनार लाइक थिंग एंड वी कैन डिस्कस on the caste system. But what I have written on caste system can be questioned and by the academics and a research seminar could be held on that. But in the popular media, if that has been discussed, I think more misinterpretations will come up. And then offhand opinions will be प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। इसीलिए हम 4 ही लोग हैं और 1 घंटे का समय है और वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं देखूंगा कि हम बात से ना भटकें। और ये इस बात की आपने सही कहा कि इस बात की आशंका रहती है कि टेलीविजन में बात पूरी नहीं हो पाती है और बात भटकती है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही थी। ये कौन सा प्राचीन काल है जहाँ जाति व्यवस्था अच्छा काम कर रही थी? अब ये क्वेश्चन आप उसको पूछना है। कोई बोले तो अब भारत देश में जो भी हम हिस्टोरिकल पीरियड समझ रहे हैं, अब उसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स है। तो वो जो है अब से कम से कम 2000 साल। तो उसके पीछे हम हिस्टोरिकल पीरियड अगर वी आर कंप्लीटली डिसमिसिंग इन द मॉडर्न टाइम्स, एंड आई थिंक व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट इज अबाउट द एंशिएंट रिमोट पास्ट. And in the remote past, these things could have been there because the caste system was functioning well for some time. Otherwise, the caste system would not have come to this day also. Even now also, you have the caste system in our society, and there are so many problems, as you mentioned. The problems may also come up because in the course of time. And the present situation with regard to caste system can be understood by everybody. Any sociologists have worked on that, and social economists have also worked on that. And it has become very difficult to understand what exactly the nature of caste system was in the olden times. So आपने जैसे कहा कि जो वर्ण है वो मोक्ष की तरफ ले जाता है, जबकि जाति जो है वो मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? तो ये कैसे और that's my opinion, because that is my opinion, because Varna system, historian है सर, there is opinion है या fact based है जी?
फैक्ट्स बेस्ड ओपिनियन है, हाँ, उसको हम कहीं भी एकेडमिया में डिस्कस कर सकते हैं. द अदर पीपल विल आल्सो बी देयर, सो वी कैन डिस्कस दैट. बट यू नो दैट क्वेश्चन आई थिंक इज नॉट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंट नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन. ठीक है, दैट इज माय ओपिनियन. जाति पे हम कभी भी बहस कर सकते हैं, लेकिन आपने जो लिखा है, आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई है, तो आप उसको एकदम से मत रिजेक्ट कीजिए. और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम ये जो चर्चा है मुझे दिलचस्प लगी, तो इसलिए हम इस पे कर रहे हैं. विष्णु जो भी इन्होंने लिखा है आपको अब आपको सुबह से पता है, कोई दिलचस्प नहीं है. एक सेकंड, विष्णु जहाँ है वो एकेडमिक्स के ही हैं, नेशनल मीडिया जी. वो आपने जो लिखा है वो उस पे काउंटर करना चाहते हैं, फिर हम चंद्रभान जी से, फिर राकेश जी से बात करेंगे. ठीक है विष्णु जी? ठीक है, सुनिए. तो, पहली बात तो यह है कि यह एक ब्लॉग में लिखा गया लेख है. हाँ ठीक है. हाँ, कोई किताब या पीयर रिव्यूड जर्नल या कहीं पर ऐसे, तो इसे हमें समझना पड़ेगा. ठीक पर है. हाँ, इसका महत्व सिर्फ इस बात में नहीं है कि जो प्रोफेसर राव आज ICHR के चेयरमैन हैं, हाँ, बल्कि इसमें जो कुछ कहा गया है, हाँ, इसमें जो दावे पेश किए गए हैं, एक है जाति प्रथा की हकीकत, दूसरा है जाति प्रथा को से लगे हुए विचारधाराएं, वामपंथियों की है, दक्षिणपंथियों की है, पोंगापंथियों की हैं, तमाम विचारधाराएं. तो उस संदर्भ में यह जो एक वक्तव्य है, इस पूरे 4 पन्ने के लेख को मैं एक वक्तव्य के रूप में मानता हूं. और इसका जो टाइटल है वो है रीअप्रेजल, पुनर्मूल्यांकन. तो जाहिर है पुनर्मूल्यांकन का मतलब है कि जो चीज राव साहब ने पढ़ा था उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बात कही. तो इसमें 2 बातें हैं. क्या उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि दूसरों का हवाला देते हैं कि लोगों ने इसे, चाहे पश्चिम के हों या आज के आधुनिक हों, उन्होंने समझा ही नहीं है. और उनका हवाला देके वो अपनी बात जोर देके कहते हैं. 4 पन्ने के लेख में सारे प्रमाण, सारी बातें वो नहीं रख सकते हैं. तो चूंकि आज हमारे बीच में है तो बहुत अच्छा मौका है कि वो इस सिलसिले की शुरुआत कर सकते हैं. तो एक बात तो इसमें से लगती है, इस लेख में से, कि जब ये लेख लिखा गया था 7 साल पहले, कम से कम उस वक्त तक जाति प्रथा जो थी वो प्रोफेसर राव का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लगता नहीं है कि है, इसको पढ़ करके. वो कैसे? वो जैसे कि तमाम इतिहास के बारे में, जैसे वो कहते हैं कि प्राचीन सुमेरिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, चीन और भारत की आदि ऐतिहासिक सभ्यताएं, ये टेक्निकल शब्दावली है, प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस. इसका एक खास मायने होता है, ये राव साहब को तो पता ही है. ऐतिहासिक से अलग होगा आद्य ऐतिहासिक. इनमें से कोई भी भारत को छोड़कर के आद्य ऐतिहासिक नहीं था. सारे के सारे ऐतिहासिक सभ्यताएं थी. सिर्फ भारत में आप मान लें, चूंकि हम उनकी लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, तो सैंधव सभ्यता को हम मानते हैं आद्य ऐतिहासिक, उनसे पहले. हाँ, तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एरिया इनका बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं है. इसके कई इंडिकेशन है. हम भी कई बार कई चीज़ों पर लिखते हैं, बोलते हैं, जिनके बारे में हम आउट ऑफ डेप्थ होते हैं या कुछ भी. दूसरी बात है कि वो कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, कि प्राचीन भारत में इंटरकास्ट, ये उनके शब्द हैं, अंतरजातीय शादियां होती थी. पर उसे वो बोलते हैं कि उसे उस वक्त के लोग अनुलोम और विलोम के नाम से जानते थे. हम लोग अनुलोम विलोम कुछ और समझते हैं प्राचीन भारत में. ये बाबा रामदेव की याद दिलाता है. अच्छा. ये बाबा रामदेव की याद दिलाता है, क्योंकि प्राचीन भारत में तो अनुलोम प्रतिलोम कहा जाता था. विलोम का मतलब कहा जा सकता है कि विलोम का मतलब वो भी है. पर जो भी हमारे स्रोत हैं, जो भी इतिहासकारों ने लिखा है, जो भी हमारे स्रोतों में लिखा हुआ है, वहाँ मामला है अनुलोम प्रतिलोम का, अनुलोम विलोम का नहीं है. अच्छा, ठीक. दूसरी बात, इससे भी सीरियस बात ये हो जाती है कि जो इनको परिभाषित करते हैं तो ठीक उल्टा परिभाषित करते हैं. अच्छा. अनुलोम का मतलब होता है कि जो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वहाँ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका स्पेशलाइजेशन नहीं है. अच्छा. ये पहली बात. इसका महत्व है विचारधारा के लिहाज से हर तरीके से. तो इनका तो भारतीय संस्कृति और इंडियन कल्चर दोनों में स्पेशलाइज है. लेकिन इस बात को मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे नहीं है. अच्छा. जैसे कि अनुलोम का मतलब होता है कि जो दूल्हा होता है ऊंची जाति का, ब्राह्मण लड़का अगर शादी करेगा नीची जाति से, तो वो कहलाएगा अनुलोम, अलोंग द हेयर.
और ठीक उल्टा होगा तो वो कहलाएगा प्रतिलोम। प्रतिलोम सबसे खराब प्रतिलोम माना जाता था और इसे इजाजत नहीं दी जाती थी। सबसे खराब प्रतिलोम माना जाता था जब कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति शादी करेगा ब्राह्मण लड़की से तो उसकी संतान चांडाल होगी। ये कहा गया है, ये कहा गया है, हर जगह कहा गया है। तो इसे ये वर्ण संकर कहा जाता था। वर्णों का मिलना ये कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। ठीक है। और इसके हाँ आप कह लीजिए बात। हाँ जी। और भी कई बातें। तो पहली बात यह है जैसे कि इन्होंने जिस तरीके से वैश्य को लिखा या स्वयंवर को लिखा है, या फिर एक बहुत बड़ा वक्तव्य है कि जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में सिर्फ वहाँ बाल विवाह नहीं होता था लड़कियों का, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज नहीं होती थी। मैं जानना चाहूँगा प्रोफेसर साहब से कि उन्होंने ये कहाँ पढ़ा, क्योंकि जिन जिन इतिहासकारों को मैंने पढ़ा है 19वीं शताब्दी में आरजी भंडारकर से लेकर के पीवी काणे से लेकर के अल्टेकर से लेकर के आरसी मजूमदार यूएन घोषाल कोई भी मार्क्सवादी नहीं है। सब ने कई दिए हैं। मनु में लिखा गया है कि लड़का हो 24 का तो लड़की होनी चाहिए 8 की, लड़का 30 का तो लड़की 10 की। और ये कह रहे हैं जोर दे करके कि प्राचीन भारत में बाल विवाह नहीं होता था, उस प्यूबर्टी मैरिज होती थी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है राव साहब कि आप एक हिस्टोरियन हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ। इतिहास से अभी आता हूँ बारी बारी से। इतिहास से संबंधित कोई हो सकता है कि कोई रिसर्चर आ जाए और आपके ज़्यादा करीब आने के बजाय इन सब बातों से आप अगर विश्वमोहन जी ने जो बात कहा उस पर आप कहना चाहते हैं तो कह लीजिएगा, हाथ उठाइएगा, हम जरूर मौका देंगे। पर चंद्रभान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक अंबेडकर ने जो जाति को लेकर एक समझ दी और उसके एक राजनीतिक रूप दिया उस समझ का, चाहे जो भी हो, शास्त्र पुराण के दायरे से निकलकर एक राजनीतिक अधिकार के समझ में ले जाते हैं। निश्चित रूप से वो मार्क्सवादी नहीं थे। क्या किसी भी तरीके से उस धारा में ये समझने की गलती हुई है कि जाति व्यवस्था एक समय में अच्छा काम कर रही थी और सिर्फ कोई मुस्लिम रूल आता है उत्तर भारत में जिसमें हिंदू धर्म को काफ़ी चुनौतियां मिल रही हैं और उससे लड़ने के लिए ये इस तरह के शर्तें जो बुराइयां हैं वो आ जाती हैं? पहले तो देख ले तथ्य को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था ईसा के 300 साल पहले। ये हुआ ना टीवी का डिबेट, सही बात। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्राह्मण की ड्यूटी, क्षत्रिय की ड्यूटी, वैश्य की ड्यूटी और शूद्र की ड्यूटी बताई जाती है, जिसमें शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था और शूद्र का कर्तव्य था 3 ऊपर के वर्णों की सेवा करना और खाद्यान्न पैदा करना। ये तथ्य है। इस तथ्य पर अगर कोई कुछ कहना हो प्रोफेसर राव को तो बताएं कि कैसे उन्होंने ये कंक्लूड किया। ये मेरा मत है, ये मेरी ओपिनियन है। अरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप पढ़िए और देखिए वर्णों की ड्यूटी क्या है। तो ये तो मैं समझता हूं कि तब तो इस्लाम की भी स्थापना नहीं हुई थी। और बात जो आ रही है इस्लाम की, नंदनार एक दलित सेंट थे तमिलनाडु में 2019 700 से 900 बीसी के बीच में, सॉरी आफ्टर डेथ के बीच में, वो बहुत बड़े सेंट थे। उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने अपने को आग से जला लिया कि मैं गोल्ड हो जाऊंगा जलने के बाद और नेक्स्ट बर्थ में मुझे इस मंदिर में जाने का मौका मिलेगा। यह हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है तमिलनाडु में। उस समय मुस्लिम रूल भारत में कहा था, जहां तक मेरी जानकारी है थोड़ा बहुत इतिहास की, तो भारत में मुस्लिम रूल का शुरुआत प्रॉपर ढंग से दिल्ली डायनेस्टी से होती है, जो 2006 से शुरू होता है। ठीक है। उसके पहले भारत में उत्तर दक्षिण भारत से चल करके ये जो भक्ति आंदोलन है वो पहुंच रहा था उत्तर भारत में और जाति के खिलाफ तमाम चीजें कुछ समय कही जा रही थी। तो ये कैसे कर सकते हैं कि मुस्लिम आए तब जाति व्यवस्था फैल गई और बुरी हो गई? ये तो तथ्य से बिल्कुल परे है। ठीक है। और ठीक है राकेश जी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि वो अपने आप को चेयरमैन बनने से अलग कर रहे हैं, लेकिन एक स्कॉलर का अतीत और पास्ट नहीं होता है, वो आपका रिसर्च होता है। आप पूरी जिंदगी उसमें निकालते हैं तभी कुछ लेते हैं, इसीलिए आप औरों की तुलना में, किसी नेता की तुलना में आप गंभीरता से लिए जाते हैं, है ना? क्या इस तरह से जाति की व्याख्या ये आपको उचित लगी क्या, इनकी जो भी व्याख्या है? देखिए, जाति का एक ऐसा प्रश्न है कि
एक जटिल प्रश्न, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर विभिन्न लोगों ने अपने दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। और ये अध्ययन दो प्रकार से हुआ है। एक तो विचारधारात्मक अध्ययन हुआ है, जैसे अभी विष्णुमोहन जी कह रहे थे कि कोई, या जो उस लेख में भी जारी है, कि कोई मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पैरामीटर्स अध्ययन करता है भारतीय समाज का, कोई औपनिवेशिक दृष्टि से अध्ययन करता है, कोई अपने को आपको राष्ट्रवादी नहीं, मानता है। आप लिख रहे हैं तो कुछ भी थोड़े ना लिख देंगे कि आप इंग्लिश ओरिएंटेड, वेस्टर्न ओरिएंटेड, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन गाली दे रहे हैं। ब्लॉग पर जब उन्होंने लिखा, जो पहले आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, जब उन्होंने ब्लॉग पर लिखा, और ब्लॉग पर लिखते समय उन्होंने बहुत गंभीरता से एक रिसर्च पेपर के रूप में नहीं लिखा होगा, इसमें कई त्रुटियां हो सकती हैं। एक परसेप्शन बेस्ड आर्टिकल मैं इसको मानता हूं, जो उनका अपना परसेप्शन है। यह परसेप्शन किसी ग्रुप से, किसी आइडियोलॉजी से, किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ। ठीक है, हम जोड़ भी नहीं रहे, हमारे सामने सिर्फ एक व्यक्ति हैं। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि जाति व्यवस्था में जिस दिन ही प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट आ गया, जब भी जिस आप वो डेट जब भी फिक्स कर दे, हर इतिहासकार अपने अनुसार डेट फिक्स कर सकता है, जिस दिन बहिष्कृत करने का, पॉल्यूटेड करने का कि कोई प्योर है कोई पॉल्यूटेड है, उस दिन से जाति व्यवस्था का डिग्रेडेशन हो गया, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है उस आधार पर। लेकिन एक बात मैं जो कि इसमें जोड़ना चाहता हूं रवीश जी, कि पूरी व्यवस्था में हमने देखा कि जो एक सैद्धांतिक पक्ष जो था, वह सैद्धांतिक पक्ष यह था कि यह जो डिग्रेडेशन है उसको समाप्त किया जाए। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जब राम के बारे में कहा जाता है भगवान राम सबरी का फल खाए, तो यह महत्व इस बात का नहीं है कि वो एक, इसका अर्थ तो था कि अनटचेबिलिटी थी, किसी और के घर में फल खाते तो महत्व का नहीं बनता, अर्थात शोषण भी था, छुआछूत भी था, बहिष्कार भी था, इन तीनों को उपस्थिति में। लेकिन उससे, और आप मार्क्सवादी भी नहीं हैं। नहीं, उससे एक महत्वपूर्ण, जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं, और जस्टिफाई भी नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी भी बहिष्कृत जब भी हो, अनटचेबिलिटी जब भी, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, और इसमें कोई भावनात्मक बात है नहीं, ये तो तथ्यात्मक बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पक्ष है कि भगवान राम जब वहां सबरी का फल खाने गए, तो वो कोई चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी की तरह दलित के घर नहीं गए थे, या नितिन गडकरी की तरह, मैं दोनों कर रहा हूँ, किसी दलित के घर नहीं गए। शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद चले गए तो लगा ये बच गया। भगवान राम के लिए सबरी का फल खाना, किसी दलित के घर जाना कोई चुनाव जीतने का उद्देश्य नहीं था। एक दूसरा, पराशर मुनि, वेद व्यास, वाल्मीकि और वशिष्ठ, ये चार उदाहरण हैं। वेद व्यास केवट के पुत्र थे, वाल्मीकि भील थे, वशिष्ठ सेक्स वर्कर जिसको आज कहते हैं, पहले वैश्या कहते थे, उनके पुत्र थे, और विदुर के बारे में हम जानते हैं दासी पुत्र थे। चारों को जो दर्जा भारतीय इतिहास में मिला है, भारतीय संस्कृति में मिला है, उन सब के कारण जो मैं कंक्लूड करता हूं इस पक्ष पर, कि जाति व्यवस्था में अनेक प्रकार की त्रुटियां आई, शोषण आया, जाति प्रथा जब सामंतवाद से मिल गया, कठिनाई तब होगी जब सामंतवाद और जाति व्यवस्था मिल गई, और अगर जाति व्यवस्था में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता तो आज दलितों की हालत ऐसी नहीं होती कि एक दलित को बड़ा नेता बनने के लिए ऊंची जाति का सहारा लेना पड़ता है। दलितों को आगे बढ़ने के लिए आज भी भारतीय समाज में बड़े पदों पर कोई दलित सामान्य तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो इसका अर्थ एक है, इन सब के बावजूद मैं ये कहता हूं कि जाति व्यवस्था को जो लोग ध्वस्त सिर्फ इन बातों को लेकर करना चाहते हैं, उसके जो दूसरे डायमेंशंस हैं, जाति व्यवस्था खूबी देखना चाहते हो? नहीं, मैं क्या करूं, इसका अर्थ है कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से नकारात्मक थी। जाति व्यवस्था, मैंने क्या कहा, जाति व्यवस्था के ये जो पक्ष थे, वो तो चार ही उदाहरण गिनाए ना आपने, चार के बदले में मैंने क्या कहा, ये बहुत अच्छा होता अगर आप थोड़ा एकलव्य का भी उदाहरण इसमें जोड़ दें। मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ ही देंगे, उनसे मैं तो कह रहा हूं, एकलव्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप देखिए थोड़ा रवि सिंह ने आरंभ में कहा कि इसको थोड़ा हम एकेडमिक रहने दें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूरी सांस्कृतिक और विचारधारा की प्रक्रिया में एक लक्ष्य भगवान राम के उस उदाहरण से लेकर मैं वशिष्ठ तक का लेता हूं कि एक प्रक्रिया यह रही है कि यह जो शूद्र का कंसेप्ट आया, यह जो बहिष्कृत करने का कंसेप्ट आया, ये जो शोषण का कंसेप्ट आया, इससे मुक्ति दिलाई जाए। नहीं हो पाए, रियलिटी यह है कि नहीं हो पाया, उससे मुक्ति नहीं हो पाई, और कुछ अपवाद आए लेकिन मासेज का शोषण होता रहा। और मैंने जो कहा कि सामंतवाद और जातिवाद के मिलने से जो एक विशेष सर्कल बनाया, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन जो प्रोफेसर राव ने कहा, प्रोफेसर राव जो एक परसेप्शन के आधार पर कहा, जो एक मार्क्सिस्टों की कोशिश होती है कि इसको डेमोलिश करो, जो मिशनरी की कोशिश थी कि इसको डेमोलिश करो, जाति कहां डेमोलिश किया? जातीय स्ट्रक्चर में जो वेल्थ जनरेशन, तो लिखा है कि आर्ट और कल्चर पर मार्क्सिस्ट स्टडी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अब उन्होंने अपना लिखा, कैसे लिख देंगे आप? 40 साल प्रोफेसर, ये फिर भी ये बात लिख दीजिए। अब ये उनका मत है, वो क्या लिखते हैं। मैं मानता हूँ कि मार्क्सिस्ट बहुत पढ़ते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि मार्क्सवादी बहुत पढ़ाई करते हैं। आप भी पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत पढ़ाई करते हैं, और मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ कि अध्ययन के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, उनसे मत भिन्नता रखते हैं, लेकिन इस तरह से कंडेम नहीं करना चाहिए किसी को, ना आप संघ के लोगों कीजिए, ना मार्क्सवादी कीजिए, जिसकी जो विशेषता, जो फैक्ट है उसको कीजिए। अब देखिए,
जो उन्होंने कोट किया, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, उसमें ये भावना थी कि जो भी व्यक्ति बना शूद्र है, इसका शूद्र का मतलब कोई खराब नहीं था, संस्कार से, संस्कार जब उसको संस्कार आता है तो वो एक उस वक्त जो ब्राह्मण का कंसेप्ट था, उस वक्त जो शूद्र का कंसेप्ट था, संदर्भ और समय के अनुसार सबको सुन लेंगे, फिर सुदर्शन जी बोलेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ संदर्भ और समय को, उस संदर्भ और समय को आज के संदर्भ समय से यदि हम जोड़कर आज के पर्सपेक्टिव में, आज को ध्यान में रखकर हम पढ़ते हैं तो बहुत बातें गलत लगती हैं। लेकिन आप उस समय और संदर्भ में जाइए, आप अपने दादी के संदर्भ समय को, आप दादी के संदर्भ समय को एक मॉडर्न लड़की के संदर्भ समय से फिर तुलना करेंगे तो लगेगा दादी का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था घर में। और कुछ सत्य भी हो सकता है, लेकिन आपको जो दृश्य आएगा वो दृश्य ठीक नहीं आएगा। मैं ये बात जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि जाति व्यवस्था पर अनेक तरह के विरोधात्मक कंटेस्ट करने की ठीक है। चांसेस मैं तो भाई देखिए, अगर आप अगर एक आज का जमाना ऐसा है, ब्लॉग की बात करें, फेसबुक पे एक कमेंट लिख दिए तो जेल चला जाता है ना। नरेंद्र मोदी की आलोचना को तो धरा गया सब। लेकिन मुझे एक बात, तो आप ब्लॉग पे लिख के आप ऐसे बच जाएं कि हम एकेडमिक लेख नहीं है और ये मेरा पर्सनल लेख है, इस तरह तो ये भी नहीं चलेगा ना। इस तरह के एक भी पंक्ति को कोट करते समय, देखिए अभी जैसे मैं टीवी पर कोट किया, अब मेरे पास समय नहीं, ठीक है, वो बात सच है। पंक्ति को कोट करते समय ये बात तो मैं अपने खुद तमाम कार्यक्रमों में कहता हूं कि एक टीवी से बहस पूरी नहीं होती है, लेकिन बहस तो करेंगे ना। लेकिन मैंने ये कहा कि एक भी बहस हमेशा पूरी होने के लिए नहीं होती। कोट करते समय ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा समझ आ रहा है, शोध पत्र के रूप में करें, ना कि उसको इस तरह से परसेप्शन का आधार जो राकेश कह रहे हैं उनमें एक तरह से सुदर्शन राव के पक्ष में भी एक बात जाती है कि उस एक बात, हाँ, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि जाति प्रथा की तमाम बुराइयों को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये कथन ही पूरे लेख के अभिप्राय को ध्वस्त करता है, पर एक अपवाद के साथ। ये कहते हैं कि जो शूद्र जन्म से सारे जने शूद्र होते हैं, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और ये सारी बातों को मिलाएगा। जाति प्रथा बहुत जटिल थी। इन्होंने 4 उदाहरण दिए हैं, इसके कौटिल्य का इसके विपरीत उदाहरण इसमें है, जो कि ठीक है कि शूद्र है जो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। हम सभी जानते हैं सत्यकाम जाबाल के बारे में। माँ ने कहा कि बेटा तू कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैंने कई घरों में सेवा की, तू कहीं से आ गया होगा, पर चूंकि मैं जबाला हूँ, तू सत्यकाम है, तो तू सत्यकाम जाबाल कहलाएगा। और वो एक ऋषि हुए। पर इसका ठीक उल्टा भी है। अच्छा, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको थ्योरेटिकली वंचित किया गया, पर शूद्र सेवा ही करे। इसके बावजूद शुरू से हम पाते हैं कि शूद्र जो थे वो धनी मानी भी थे। जटिलताएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात भी है। जटिलता के बावजूद अंबेडकर साहब ने वॉल्यूम 3 में कलेक्टेड वर्क्स में वो कोट करते हैं गुरु समर्थ रामदास के। रामदास समर्थ ने कहा था कि जो अगर कोई दलित है, अगर कोई अंत्यज है, अछूत है, और अगर वो बहुत बड़ा पंडित है, तो क्या तुम उसे गुरु मान लोगे? और अंबेडकर कहते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, कितना भी दलित बड़ा लिखा हो जाए तुम उसे गुरु नहीं मान सकते हो। इसकी तमाम बारीकियां हैं, पर मेरे ख्याल से आज के बहस में अगर एक ही उनका सेंटेंस है राव साहब का, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रास ऑल इंडिविजुअल्स आर बॉर्न एज शूद्र। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो शूद्र की तरह पैदा होते हैं, जो बात इन्होंने कही थी। और वो वर्ण स्टेटस उनको प्राप्त होता है संस्कारों के माध्यम से, या ट्रेनिंग के माध्यम से, या तप के माध्यम से। ये बिल्कुल सही बात है, सबको प्राप्त होता है शूद्रों को छोड़ करके। द्विज सिर्फ जनेऊ पहन सकते थे, सिर्फ पहले 3 वर्ण। शूद्र और नारियां, इनको जनेऊ पहनने से यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक लाइन डाल दूं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने बात कही, तो इन्होंने जो बात कही तो मैं उसके हवाले दे सकता हूँ। यहाँ ये तमाम नए दावे पेश किए जा रहे हैं, इसके पीछे वो किन इतिहासकार को खंडित कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं कि जो आज के जितने हैं वो उन्होंने धर्मशास्त्रों को गलत तरीके से पढ़ा है। मुझे एक उदाहरण दे दें। ये कहते हैं कि जो तमाम जो आज करके जितने भी इतिहासकार हैं वो वर्ण और जाति को एक ही मानते हैं, कोई नहीं मानता है। मुझे एक उदाहरण दे दें। ठीक है, आप एक लाइन में कहिए ताकि मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जाति व्यवस्था को अच्छा मानते थे, तो यह बात सही है कि कुछ जातियां, कुछ वर्ण जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का बहुत लाभ उठाया है, और कुछ लोग अभी भी उसके मजे उठा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए जाति व्यवस्था तो इतनी बड़ी संस्था थी कि इसका कोई मुकाबला नहीं पूरी दुनिया में। हाँ, पर दलित से पूछ लीजिए जाति व्यवस्था के बारे में,
वो बाद में पूछेंगे। सुदर्शन राव जी, एक बात है कि अब आपको मोर और लेस कमोबेश इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई तू मैं की शैली में बहस हो रही है। आपने जो लिखा है उसमें आपको रियायत भी दी जा रही है, बहुत सारे कंसेशन भी दिए जा रहे हैं कि ठीक है एक ब्लॉग राइटिंग है, लेकिन फिर भी जब आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण और वैश्य को छोड़कर किसी को एक दूसरे के साथ भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी इसलिए कि ब्राह्मण और वैश्य शाकाहारी थे, ये भी बड़ा विवादित पक्ष है। खैर कोई बात नहीं, किसी भी सभ्य समाज में क्या खाना है, कैसे खाना है, सफाई है, इसकी मांग को आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं और किसी ने किसी को रोका नहीं था कि आप किसी के साथ नहीं खा सकते हैं। ये क्या है, आपके अपने विचार हैं या आप इतना पढ़े लिखे हैं और सारा सोर्सेस कोट करके उससे निकल के आया है ये सब? रवीश जी, अब मैं आई हैव heard of all these experts on the panel. I am very glad and they have reviewed my paper very deliberately, and I am very thankful for questions raised by them. In fact, as I have already said, that it is an occasional paper and that is not my area of research. अच्छा, वो आपका एरिया नहीं था, ओके। That's not my area of research. पर सर आप इंडियन, I am very clear about that. Okay. I am very clear about. Please let me talk. Yes. I am very clear about that. जो issues उसमें मैं लिखा है, so with regard to the ancient means pre-ancient, because we, as according to the Indian tradition, we believe that there is a remote past. Because according to the modern school of history, we think that the ancient period has come only from 7th century BC or 3rd century BC, or precisely 3rd century BC. That's okay. But no, these Shastras and Vedas and Puranas, they date back to some thousands of years. Because no, that has not been decided when they have come. But no, the culture that we are discussing about is not pertaining to the present times. It was pertaining to the those times where the ancient literature has come. And my reference to the stability of caste system belongs to that period. Because what you are speaking about Kautilya and then later Muslim conquest and all that, these are the developments that have come into the system. And Varna system and caste system, they are separate in my view, but you know, they are intermixed by some time, at least from the historical times. And now the castes are divided into Varnas. And Varna, as I said, it was only according to the human quality. According to the human, he could be a Shudra, or he could be a Vaishya, or he could be a Brahman. But Varna should be viewed from the quality, whereas the caste system should be used from his occupation and his practices, business practices. So this distinction I have made clearly there, and this distinction was followed in the ancient times. And the Dharma Shastras also have changed a lot in course of time, and many additions and amendments were made to this. Because our Indian Constitution has also received so many amendments. ऐसा लिखते the Dharma समय Shastras do not remain as such. जी, ठीक है। They have been मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा according to the times. पर आप ऐसा लिखते समय एक खास तरह के पीरियड को आप कैरेक्टराइज भी कर रहे हैं कि मुस्लिम शासन के दौरान, ठीक है, फिर आप मॉडर्न जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको भी कैरेक्टराइज कर रहे हैं। इन दोनों को आप कैरेक्टराइज कर रहे हैं, जबकि ये पहले भी है। और अगर जाति को बचानी ही थी, अपना धर्म ही बचाना था, तो इतने बड़े तबके को कुर्बानी देकर क्यों, उसके हाथ में काले रंग का धागा बांधकर क्यों? पुणे में पेशवा के दौरान अंबेडकर जी लिखते हैं कि वो रास्ते पे चल रहा है तो उसको झाड़ू से बहारना है। फिर अपर कास्ट ने ये काम क्यों नहीं किया धर्म को बचाने के लिए? फिर एक खास तरह के कास्ट को ये क्यों एट्रीब्यूट किया गया? सर, upper caste did not remain the same upper caste of the olden times. It's not like that. So I am not holding brief for any upper caste and any lower caste. The problem is the caste system has continued even till today, but this caste system, this is only casteism. I have given my last concluding sentence where I said the caste system originally, when it has come as a warrant of that situation. It has come under a particular circumstances.
it continued as long as it lived well. ठीक But it is outliving now, and the modern politics, electoral politics, all these, they are not following any caste system, but they are following casteism. So that was the concluding line which I have written. एक Because छोटा सा- about the Muslims that you have said, हाँ. about Muslims, about you have said, after the Muslim rule, most of these practices have come into the Hinduism also, and what we call the child marriages and all that, they were forced to have child marriages. That is only recent phenomena, 400 or 500 years, and it was not before. That was my intention. हम इस पे That थोड़ा was my सा contention. स्पष्टीकरण ले लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर हम आते हैं छोटे से, इस पे हम बात करते रहेंगे।